वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद हसन। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं केमिस्ट्री के एक नए लेक्चर के साथ, जो कि 10th क्लास की केमिस्ट्री है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कल हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, या पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो होता है जो कि एक रेशो होती है प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन के दरमियान और रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन के दरमियान रेशो होती है। अब आज हम पढ़ने लगे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक इसकी इंपॉर्टेंस है डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, कि हमें डायरेक्शन बताता है रिएक्शन की, या रिएक्शन कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, या कंप्लीट हो गया या इनकम्प्लीट हो गया। और जो दूसरा है वो एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, कि इसकी हद कहाँ तक है, कि ये मुकम्मल हो गया या नहीं हुआ है, या कब बीच में है, मिडल में है। ये सब हम एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन में जानेंगे। और सबसे पहला टॉपिक है जो है वो है डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। हम इसकी डायरेक्शन के बारे में मालूम करेंगे या पढ़ेंगे। अब उन्होंने कहा है बाय नोइंग दी वैल्यू ऑफ के सी वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, की मतलब के सी की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर वैल्यू हमें पता है तो हम रिएक्शन के बारे में जान सकेंगे कि वो उसकी सिमत किसी तरफ है, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। ठीक है। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। ये आप किसी भी मोमेंट में, आप किसी भी वक्त में इसका निकाल सकते हैं, इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी लम्हे हम यहाँ पर आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं रिएक्शन की। तो हम उसको मिसाल के जरिए समझते हैं, कंसिडर करके समझते हैं कि एक रिएक्शन है हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान, और जो रिएक्शन में हमने करवाया हाइड्रोजन और आयोडीन का, तो हाइड्रोजन आयोडाइड मिल लिया। और हमें पता है इसकी के सी वैल्यू जो है 57 एट 700 केल्विन टेम्परेचर पे हुई है। सपोज हमने किया जो उनकी जो मोलर कंसनट्रेशन वैल्यू है हाइड्रोजन की वो है 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, हाइड्रोजन की है 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और हाइड्रोजन आयोडाइड की है 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर निशान टी का है, इससे मुराद टाइम है। टाइम मीन्स कंसनट्रेशन मेजर्ड एट सम टाइम, यानी कि किसी भी वक्त आप इसकी मालूम कर सकते हैं, के सी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। हाइड्रोजन और आयोडीन का हमने रिएक्शन करवाया और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयोडाइड बनी, तो हमें के सी की वैल्यू पता है कि इसकी 57 के सी वैल्यू एट 700 केल्विन है। तो इसी तरह हम क्यू सी यानी कि रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है रिएक्शन की। तो लिहाजा के क्यू सी मालूम करने के लिए सिंपल सा वही मेथड है कि के सी की रिप्लेस कर देंगे क्यू सी से। तो लिहाजा हमने रिप्लेस किया और प्रोडक्ट की जो मोलर कंसनट्रेशन है वो इसमें हमने रखनी है, और जो रिएक्टेंट्स की मोलर कंसनट्रेशन है वो हमने इसमें रखनी है। तो ये वैल्यूज़ दी गई हैं, जो कि हाइड्रोजन की है जो 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और आयोडीन की है 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और हाइड्रोजन आयोडाइड की है 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो लिहाजा हमने ये वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करने, ये देख सकते हैं आप इक्वेशन 1 है, और हमने यहाँ पर लिखा है कि पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब हमने वो वैल्यूज पुट करनी है, और जो प्रोडक्ट की वैल्यूज थी वो 0.440 मोल पर डेसीमीटर की वो हमने पुट कर दी, और रिएक्टेंट्स की जो हाइड्रोजन और आयोडीन है वो हमने पुट कर दी 0.10 और 0.20 वो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। तो थोड़ा सा हमसे यहाँ पर मिस्टेक हो गया, क्योंकि ये पर स्केयर नहीं है, ये वैसे ही उसकी मोलर कंसंट्रेशन थी। तो लिहाजा हमने इसको न्यूमेरिकल सोल्व किया तो हमारे पास 8 आई वैल्यू क्यू सी की। अब रिजल्ट ये है कि क्यू सी की वैल्यू लेस देन है के सी की वैल्यू। आप यहाँ दे सकते हैं, यहाँ पर क्यू सी की वैल्यू 8 है और यहाँ पर के सी की वैल्यू 57 है। तो यहाँ से मालूम होता है कि 57 ज़्यादा है, और क्यू सी यानी कि कोशेंट रिएक्शन थोड़ी है। तो रिएक्शन है ये बताता है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है। अगर हमें रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर लाना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगी, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगी। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जाने लगे हैं कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं, और दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एमसीक्यूज के हवाले से भी बड़े इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी बड़े इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हैं कि के सी और क्यू सी के बारे में। अगर क्यू सी की वैल्यू कम है के सी की वैल्यू से, ये लेस देन का निशान है, के सी लेस देन का निशान है, जो कि ये शो कर रहा है कि क्यू सी की वैल्यू के सी के
मुकाबले में कम है तो रिएक्शन हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाएगा और ये रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड की तरफ होगा, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जानिब होगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होंगे। और दूसरी जानिब ये है कि QC अगर वैल्यू QC की वैल्यू ज़्यादा हो, ये ग्रेटर का निशान है KC से, तो रिएक्शन लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट की तरफ से आएगा, तो ये रिवर्स रिएक्शन डायरेक्शन में होगा रिएक्शन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एरो के साथ भी हमने शो किया हुआ है कि QC लेस देन KC है तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है। QC इज़ लेस देन दी KC तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है। और दूसरी जानब QC कम है या लेस है KC के मुकाबले में तो ये रिएक्शन रिवर्स की तरफ जा रहा है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि कभी कभार MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं। बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दूसरे मेन पॉइंट की, जो बताया गया है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है कि इससे मुराद की रिएक्शन की कितनी हद, कहाँ तक रिएक्शन गया है, कहाँ तक नहीं गया, ये हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में जानेंगे। अब हमें पता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC, यानी कि जो वैल्यू दी गई है KC, वो बहुत ही यहाँ पर मैटर करती है किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए या डायरेक्शन फाइंड करने के लिए या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC हमें बताती है कि रिएक्शन कहाँ तक कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में और कहाँ तक रहता है बाकी प्रोडक्ट कन्वर्ट होने में तक। तो लिहाजा इसके 3 मेन स्टेप हैं। पहला है लार्ज वैल्यू ऑफ KC के KC की वैल्यू ज़्यादा QC के मुकाबले में, ये हमें बताती है लार्ज वैल्यू ऑफ KC। इसमें हम पढ़ते हैं कि ये हमें बताती है कि रिएक्शन यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं इसके रिएक्शन के, वो तमाम के तमाम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं और रिएक्शन मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो चुका है, कोई भी रिएक्टेंट्स नहीं रहते प्रोडक्ट में चेंज होने में। ये हमें इस लार्ज वैल्यू ऑफ KC में मिलता है, जो कि आप रिएक्शन देख सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, जिसकी वैल्यू है KC वैल्यू 2.2 × 10⁻²2। ये वैल्यू है KC की, यानी कि ये एक लार्ज वैल्यू है KC की। ये हमें बताता है कि रिएक्शन तमाम का तमाम कंप्लीट हो चुका है और जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में तब्दील हो चुके हैं। अब दूसरा जो इसका है मेन स्टेप इसमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में, वो है स्मॉल वैल्यू ऑफ KC के KC की कम वैल्यू। स्मॉल वैल्यू ऑफ KC हमें बताती ही है कि इक्विलिब्रियम स्टेट तो एस्टैब्लिश हो चुकी है, जाहिर हो चुकी है, लेकिन स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, मतलब कि कम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हुए हैं, कम रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट में। तो आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट अभी मौजूद हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये स्मॉल वैल्यू ऑफ KC है कि इसमें रिएक्टेंट तो प्रेजेंट होंगे लेकिन प्रोडक्ट ना होने के बराबर होंगे। आप रिएक्शन देख सकते हैं अमोनिया का, जो कि कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, क्योंकि KC की वैल्यू बहुत स्मॉल है इसलिए रिएक्शन मुकम्मल नहीं हुआ। हम तीसरे स्टेप की बात करेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC इन अदर स्मॉल और लार्ज। इसका मतलब है कि जो वैल्यू ऑफ KC है या KC की जो वैल्यू है, ना तो वो ज़्यादा स्मॉल है और ना ही ज़्यादा वो लार्ज है, और इसका मतलब है कि ना ही ज़्यादा कम है और ना ही ज़्यादा लार्ज है, यानी कि ज़्यादा है। तो रिएक्शन में हम पढ़ते हैं कि ये क्या कहते हैं कि वो सच ऐसे रिएक्शन जिनके जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन की मिकदार या अमाउंट सेम ही हो, वो रिएक्शन ना तो लार्ज वैल्यू ऑफ KC में आते हैं और ना ही स्मॉल वैल्यू ऑफ KC में आते हैं। तो हम एग्जांपल देखते हैं कि नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड ली गई है और जो प्रोडक्ट थी जो टूट कर यानी कि कन्वर्ट होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि KC की वैल्यू 0.21 है, जिसका मतलब है ना ही ये वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है कि माइनस में आए और ना ही ये वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है। लिहाजा रिजल्ट हमें मिलता है कि ये रिएक्शन इंडिकेट करता है कि जो प्रोडक्ट हैं और रिएक्टेंट्स हैं ये दोनों एक जैसे अमाउंट पर, यानी कि 50% रिएक्टेंट्स हैं और 50% प्रोडक्ट हैं, तो ये दोनों बराबर हैं। तो लिहाजा ना KC वैल्यू के ज़्यादा है और ना ही स्मॉल है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये हमारा लेक्चर समझ आया होगा। अगर ना समझ आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वस्सलाम। सब्सक्राइब रेगुलर नोटिफिकेशंस కోసం బెల్ బటన్